नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो ये कहता है कि पहले हमें हाउस जॉब मिलती थी इधर से फाइनल प्रॉफ देने के बाद, जो कि हमारा पीएमडीसी के साथ एग्रीमेंट था, उसके साथ हमें हाउस जॉब मिल जाती थी। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम कहता है कि नहीं, अमेरिका में यूएसएमएलई की तरह हम एक एग्जाम रखेंगे जो कि एंट्री भी होगा और एग्जिट भी होगा। आपको हाउस जॉब लेने से पहले एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना पड़ेगा और उस एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर 5 साल का सिलेबस होगा। हाउस जॉब एंड करेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑस्पी बेस्ड पेपर देना होगा जिसके अंदर आपके 20 स्टेशन होंगे और उसके अंदर प्रोफेसर खड़े होंगे और वो आपसे वहां पे परफॉर्म करवाएंगे कि आपने हाउस जॉब में जो कुछ सीखा वो करके दिखाएं। उन 20 स्टेशन में से कुछ 3 स्टेशन ऐसे हैं जो कि असेंशियल हैं, अगर आप उनमें फेल होंगे तो आप पूरे एनएलई में फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है वो आप पास उस वक्त करेंगे जिस वक्त आपके पास 70% मार्क्स होंगे। तीसरी चीज ये कि अगर आप एनएलई का ये ऑस्पी बेस्ड टेस्ट फेल करेंगे 3 मरतबा तो आपका रिटर्न भी फेल हो जाएगा, वो भी कंसिडर हो जाए नहीं होगा। और आखिरी चीज ये कि जब तक आपका पहला वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट पास नहीं होगा, आप फाइनल ईयर के बाद 6 महीने अपने घर बैठेंगे। 6 महीने घर बैठने के बाद साल में 2 मरतबा एग्जाम हुआ करेगा, आप वो दिया करेंगे और उसके बाद आपको हाउस जॉब मिलेगी। और हाउस जॉब में भी क्या मिलेगा, वही जो अभी मिल रहा है। तो फिर सवाल यह है कि फिर ये एग्जाम है ही क्यों और ये फिर हमसे लिया क्यों जा रहा है। हमारे जो इस पर 3 एतराज़ात हैं वो मैं आपको बड़े चीज़ा बता देता हूँ ताकि फिर हम बाद में अपने दूसरे स्पीकर के पास जाएं। पहला एतराज़ हमारा ये है कि हमारे पीएमडीसी ने 1962 के ऑर्डिनेंस के तहत इंडक्ट किया था। जब हमारा एडमिशन हो रहा था, जब आप लोगों का एडमिशन हो रहा था, तो आप लोगों ने एक स्टैम्प पेपर उनको जमा करवाया होगा जो पीएमडीसी के नाम जमा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हम 5 प्रॉफ देंगे तो हमें डिग्री भी मिलेगी और हाउस जॉब भी मिलेगी। और उसमें यह भी लिखा था कि अगर हाउस जॉब नहीं करेंगे तो जुर्माना होगा। सवाल ये है कि जब हमारा एग्रीमेंट ही पीएमडीसी के साथ हुआ है, हम ये सोच के मेडिकल में आए कि हमें 5 प्रॉफ देने के बाद हमें एनएलई और हाउस जॉब मिलेगी, तो आप 11th और के ऊपर उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं, मेरी एक हमारे बहुत बड़े मेडिसिन के प्रोफेसर से बात हुई, मैंने कहा जी एनएलई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों होना चाहिए। उनका जवाब ये था, इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रॉफ सिस्टम की तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो जब क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हम एनएलई लेके आना चाहते हैं। तो हमारा उनसे सवाल ये है कि आपकी सिस्टम की खराबी को आप एग्जाम से ठीक करना शुरू कर देंगे। आप अपने प्रॉफ के पेपर्स ठीक करें, जो हम इतनी मेहनत से प्रॉफ पास करते हैं। यही प्रोफेसर्स हैं जो कि प्रॉफ का पेपर बनाते हैं, जो कि प्रॉफ के वाइवास में बैठते हैं, ऑस्पी में बैठते हैं, वही एनएलई का बनाएंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका और यूएस से तो इंपोर्ट नहीं करेंगे प्रोफेसर्स, इन्हीं प्रोफेसर्स ने बनाना है। तो एक पेपर वो ये भी बना रहे हैं, दूसरा भी बना रहे हैं, एंड पे स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, ठेंगा। तो हम क्यों दें एग्जाम। तीसरी चीज, हमें 5 साल इन्होंने कहा कि 50% पासिंग परसेंटेज है। यूएचएस चलता ही 50% पासिंग परसेंटेज पे, क्या 50% लें और आप पास कर जाएं। आज एनएलई आ गया, वो कहता है कि 70% पासिंग परसेंटेज है। किस तरह आ गया है, किसने स्टैब्लिश किया है, किससे पूछ के स्टैब्लिश किया है। हमें कहते हैं कि अमेरिका और यूएस में देखें क्या होता है। तो मैं ये बता दूं कि जो लोग प्लैब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्लैब का एग्जाम पूरी दुनिया में लोग देते थे। यूके ने कंसीडर किया कि शायद प्लैब के एग्जाम में इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो हमें अच्छे डॉक्टर्स दे सके। उन्होंने कहा हम इसको चेंज करके यूके एमएलए बनाएंगे। यूके एमएलए वो सिस्टम ही चेंज कर देंगे। मगर ये उन्होंने 2018 में ही अनाउंस कर दिया था कि 2023 में पहली मतलब यूके एमएलए होगा। लिहाजा अगर आपने देना है तो आप 5 साल पहले ज़हन बना के बैठें, और अगर आपने नहीं देना आप मेडिकल में ना आए। यूएस में जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम है वो यूएसएमएलई है, और स्टेप 1 को दुनिया का मुश्किल तरीन एग्जाम समझा जाता है। और अमेरिका ने ये कंसीडर किया कि हम स्टेप 1 के स्कोर्स को खत्म कर देंगे। ये इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट थी, इतनी बड़ी चेंज थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर उन्होंने भी ये करने से पहले 3 साल पहले इन्फॉर्म कर दिया कि हम जनवरी 2021 के अंदर जो पहला एग्जाम लेंगे 2022 में, वो पास और फेल होगा, उसमें स्कोर्स नहीं होंगे। लिहाजा दुनिया का तरीका ये है कि वो पहले इन्फॉर्म करते हैं और फिर इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे नहीं करते कि आप आते हैं 2019 में और आप कहते हैं आपसे एनएलई देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई, हमारे तो आपने बताया ही नहीं था। फिर ये सवाल कि एनएलई का सिलेबस उठा के देखें, फोरेंसिक के पेपर के सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं। मतलब अगर आप फोरेंसिक्स पूरी छोड़ भी दें, आपने 5 साल में फोरेंसिक्स ना भी पढ़ी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। मगर सवाल ये है कि जिस बच्चे को आपने फोरेंसिक्स के पेपर में सप्ली दी थी, उसका क्या कसूर है, उसका तो आपने साल जाया किया। आप फिर अमेरिका वाला सिस्टम है। अमेरिका में ये प्लीज याद रखें, यूएसएमएलई का सिस्टम समझने की जरूरत है। अमेरिका में यूएचएस की तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि सेंट्रल एग्जाम ले सके, कोई अथॉरिटी नहीं है जो प्रॉफ सिस्टम लेती है। और अमेरिका में बच्चे डिटेन नहीं होते। अमेरिका में हर स्कूल, हर इदारा अपने एग्जाम्स खुद ही लेता है, और वो बच्चों को चाहे एबीसी लिखवा के पास कर दे या 1 2 3 लिखवा के पास कर दे, उसका वो जिम्मेदार खुद है। उसकी क्रेडिबिलिटी वो कैसे स्टैब्लिश करते हैं, वो एंड पे यूएसएमएलई ले लेते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात और आखिरी नुकता कि अमेरिका में यूएसएमएलई रेजिडेंसी का इम्तिहान है।
पाकिस्तान में NLE रेजिडेंसी का इम्तिहान नहीं है, ये सिर्फ आपको हाउस जॉब में दाखिल होने और निकालने का इम्तिहान है। आपको हाउस जॉब करने के बाद मुमकिन है कि आप बहुत लाइक स्टूडेंट हो, मुमकिन है आपकी डिस्टिंक्शन आती हैं, आपको फ़र्क ही ना पड़े, आप NLE तैयारी करके दे दें, मगर याद रखिएगा वो NLE देने के बाद जब आपको हाउस जॉब मिलेगी उसके बाद आप धक्के खाएंगे BHU के लिए, क्योंकि BHU के बगैर आपको कहीं पर रेजिडेंसी नहीं मिलने वाली। 2 से 2.5 साल BHU करने के बाद आप इंडक्शन, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको JCAT देना पड़ेगा, जिसे FCPS पार्ट 1 कहते हैं, ताकि आप रेजिडेंसी में इंडक्ट हो सकें। उसके बाद आपकी रेजिडेंसी शुरू होगी। तो सवाल यह है कि फिर अमेरिकी निज़ाम बेशक ले आए मगर पूरा तो लेके आए। ये क्या बात है कि आधा आपने तितर बनाया, आधा आपने बटेर बनाया है। आप हमें दे रेजिडेंसी, हम NLE देते हैं। आप कहें आप कहते कि NLE दो, हम तुम्हें रेजिडेंसी देंगे, हमें कोई एतराज नहीं, मगर एटलीस्ट ये तो ना करें ना कि आपने सिस्टम को बिल्कुल एक लूप बना दिया। हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं और कर हम क्या रहे हैं, हम चक्कर में घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आखिरी चीज ये कि ये जंग है हमारी, और ये जंग है अवेयरनेस की। अगर हम एक दूसरे को अवेयर नहीं करेंगे, इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि भाई NLE तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, तो फिर क्या बनेगा। तो उनसे अर्ज ये है कि हुकूमत ने NLE का कानून पास किया है, मगर NLE की शराइत हुकूमत ने कानून में नहीं लिखी हुई, वो PMC ने तय की है। उस पर निगोशिएट हो सकता है। और उनमें कौन कौन सी शराइत है? उसमें पहली शराइत ये है कि NLE लागू कब से होगा, ये कानून में नहीं लिखा हो, ये PMC ने तय किया है। और हमारा ये मुतालबा है कि PMDC बैचेस को उससे एग्जेम्प्ट किया जाए, और वो PMD बैचेस जो यहाँ सारे बैठे हैं। दूसरा हमारा मुतालबा जो कि मेरी तरफ से है वो ये है कि ये जो 70% पासिंग परसेंटेज है, ये वैसे ही अनजस्टिफाइड है। ना US में ये होता है, ना UK में होता है। वहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम चलता है, जो कि ये बहुत डिफरेंट है इससे। ये 70% पासिंग परसेंटेज नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हम हैं, हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। पाकिस्तान की तारीख में मैं अपनी ये तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ आखिरी चंद चीज़ों के साथ। पाकिस्तान की तारीख में 2 ऐसे शायर हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई हैं, और उन दोनों का कलाम अगर आज वो यहाँ पे होते तो वो इस डॉक्टरों के साथ ज़्यादती पे ज़रूर बोल रहे होते। और उनमें एक है हबीब जालिब और दूसरे हैं फैज़ अहमद फैज़। हबीब जालिब ने एक बड़ी खूबसूरत नज़म जेल में बैठ के लिखी थी, जब उन्हें माल रोड पर डंडे पड़े और जेल में लेके गए। और वो ये था कि दीप जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो हर पल मसलहत के साये में पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और तुमने लूटा है बरसों हमारा सुकून। 5-5 प्रोफ दे के आए, ऐसे पास नहीं होते, कभी दे के दिखाएं। तुमने लूटा है बरसों हमारा सुकून, अब ना चलेगा हम पे तुम्हारा फसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हुकूम, तुम नहीं चारागर चाहे माने अगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और आखिरी चीज के ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे फैज़ अहमद फैज़ जो कह के गए थे वो आपकी गोशगुजार करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। और वो ये है कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो के अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। PMC अगर आज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हम आवाज नहीं उठा रहे। चुप रहने वालों चुप कब तक, ऐ जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। ऐ जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप तब तक। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है।